इस समय पूरी दुनिया में ग्रीनलैंड और नेटो को लेकर एक सवाल पर बड़ी बहस हो रही है और आपने भी ग्रीनलैंड के बारे में अब तक बहुत कुछ सुन लिया होगा, देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा। लेकिन जो सवाल इस समय उठ रहा है वो ये कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप का ग्रीनलैंड पर हमला नेटो गठबंधन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा या इसमें एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर देगा। राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ग्रीनलैंड उन्हें शांति से नहीं मिला तो शक्ति का प्रयोग यानी हमला करके भी वो ग्रीनलैंड को ले सकते हैं। उन्होंने ग्रीनलैंड को अपने गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी बताया है और गोल्डन डोम एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका मकसद अमेरिका को किसी भी दुश्मन देश के मिसाइल हमले से बचाना है। लेकिन नेटो गठबंधन के फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे कई सदस्य देश अब ग्रीनलैंड के साथ आकर खड़े हो गए हैं। ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस देश है, लेकिन उस पर डेनमार्क का अधिकार है और खुद ग्रीनलैंड की प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि ग्रीनलैंड कभी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। It was a productive meeting. It was a good meeting, and in that meeting, the two sides agreed to really establish a working group of individuals who will continue to have technical talks on the acquisition of Greenland. Those talks will take place, I'm told, every 2 to 3 weeks. So this is a conversation the administration intends to keep having with the Danes and with the respected delegation from Greenland. But the president has made his priority quite clear. He wants the United States to acquire Greenland. He thinks it's in our best national security to do that. Well, to your first question on Greenland, I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. अब अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है और नेटो के जो सदस्य देश हैं वो इस पर अपना मतभेद रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद नेटो गठबंधन के कई देशों ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए अपने सैनिकों को ग्रीनलैंड भेजना शुरू कर दिया है और इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम रखा गया है ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस। ये एक्सरसाइज अमेरिका का सांकेतिक विरोध करने और ग्रीनलैंड का समर्थन करने के लिए हो रही है। लेकिन एक चीज़ देखकर आप हैरान रह जाएंगे और वो ये कि इस मिलिट्री एक्सरसाइज में नेटो के 7 देशों के सिर्फ 37 सैनिक शामिल हो रहे हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, सिर्फ 37 सैनिक। इसमें यूरोप के सबसे बड़ी मिलिट्री पावर इस समय जो है वो फ्रांस ने अपने सिर्फ 15 सैनिक भेजे हैं। यूरोप की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जर्मनी ने सिर्फ 13 सैनिक भेजे हैं। ब्रिटेन और द नेदरलैंड्स ने सिर्फ एक सैनिक भेजा। स्वीडन ने 3 और नॉर्वे और फिनलैंड ने अपने 2 सैनिक इस एक्सरसाइज में भेजे। ये 37 सैनिक ये दिखा रहे हैं कि अमेरिका के बिना नेटो की ताकत कितनी कम है और नेटो अमेरिका पर किस हद तक निर्भर है। अमेरिका के पास 13,30,000 से ज़्यादा सैनिक हैं, जो नेटो की कुल सक्रिय सैन्य ताकत का लगभग 39% है और अमेरिका नेटो गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है। नेटो में दूसरे नंबर पर तुर्की है, उसके पास 3.5 लाख सैनिक हैं। तीसरे नंबर पर फ्रांस, जिसके पास 2,03,000 सैनिक हैं। अमेरिका का सैन्य बजट ही लगभग 90 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि नेटो के सभी देशों ने मिलकर वर्ष 2024 में करीब 135 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसका मतलब ये कि नेटो के कुल सैन्य खर्च का लगभग 66% हिस्सा तो अकेले अमेरिका ही खर्च करता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नेटो के सभी देश मिलकर एक अकेले अमेरिका को रोकने की हैसियत रखते हैं? अमेरिका की सेना में करीब 13 लाख सैनिक हैं और उसके अलावा बाकी सभी नेटो देशों के 20 लाख सैनिक मिलकर बनते हैं। यानी सैनिकों के मामले में नेटो की कुल ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर की जो संख्या है वो 11 है, जबकि बाकी सभी नेटो देशों के पास कुल मिलाकर 7 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि नेटो की असली ताकत अमेरिका के पास है। अब डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करेगा तो इससे नेटो का अंत हो सकता है। फ्रांस जैसे देश ग्रीनलैंड के मुद्दे पर साथ तो दे रहे हैं, लेकिन कोई सीधे सीधे आज भी अमेरिका का विरोध कर नहीं पा रहा। Au Groenland, territoire autonome du royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière, car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. La France a décidé de se joindre
à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. नेटो में 32 सदस्य हैं और वर्ष 1949 में इसकी स्थापना करने वाले 12 सदस्यों में अमेरिका और डेनमार्क दोनों ही शामिल थे, यानी दोनों फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और अब ये दोनों ही फाउंडिंग मेंबर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं। नेटो का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि इसके किसी सदस्य देश पर अगर कोई बाहरी देश हमला करता है तो इसे सभी देशों पर हमला माना जाएगा और ये सारे देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। अब मुश्किल यह है कि अगर अमेरिका डेनमार्क के अधिकार वाले ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो नेटो किसका साथ देगा, यानी अगर नेटो के 2 सदस्य देश ही एक दूसरे पर हमला कर देते हैं तब नेटो क्या करेगा। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी है। तो वर्ष 1951 में अमेरिका और डेनमार्क के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपना एक मिलिट्री बेस बनाने, सैनिक तैनात करने और ऑपरेशन चलाने की इजाजत है। शीत युद्ध के दौरान ग्रीनलैंड में अमेरिका के 5 मिलिट्री बेस भी थे, लेकिन आज वहां अमेरिका का एक ही मिलिट्री बेस बचा है, जिसमें रशिया के किसी हमले से बचाने के लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम भी वहां पर तैनात किया गया है। यह भी कहा जाता है कि ग्रीनलैंड पर कब्जे की वजह सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स है। ग्रीनलैंड में 15 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार होने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो यह दुनिया के 5 बड़े देशों में से एक होगा और इसीलिए अमेरिका की नज़र अब ग्रीनलैंड पर है। अमेरिका वेनेजुएला में क्यों गया, वहां पर उसने इतना बड़ा ऑपरेशन क्यों चलाया, ये सब जानते हैं। तेल के लिए चलाया। ईरान में भी तेल का बहुत बड़ा भंडार है और अब ग्रीनलैंड भी एक ऐसी जगह है जहां से अमेरिका को बहुत कुछ मिल सकता है।